हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेशन बिल्डिंग। और इसका आज फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थ्री चैलेंजेस। ओके। तो जैसे कि बेसिक आपको बात पता ही होगी, 1947 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस टू ब्रिटिश। बेसिकली हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को। लेकिन देखिए 1947 में भारत उस टाइम काफ़ी आज़ाद हुआ तो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। तो उनमें से जो मेन थ्री चैलेंजेस हैं, वो एक तो आपका यूनिटी और इंटीग्रिटी की समस्या, बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको हम हिंदी में एकता और अखंडता की समस्या कहते हैं। ठीक है। एकता और अखंडता की समस्या मतलब भारत उस टाइम टुकड़ों में टूटा हुआ था। टुकड़ों में टूटने का मेरा मतलब है कि देखो, जैसे कि आप मैप को देखिए, इस मैप में आप देखो कि ये कुछ येलो पोर्शन है और कुछ थोड़ा आपका पिंक पोर्शन है। तो बेसिकली इस तरीके से इंडिया जो है काफी सारे हिस्सों में डिवाइड था, और ये जो मैप है, ये आज के मैप से बिल्कुल ही डिफरेंट है, आप ये देख सकते हो। तो इसको आज का रूप देने में काफी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हमारे लिए समस्या थी, कहीं ना कहीं चैलेंज था। तो वो कैसे हमने सोल्व करी उसको हम देखेंगे। पहले हम जस्ट बेसिक समझ लेते हैं कि थ्री चैलेंजेस क्या क्या है। तो पहली क्या है, यूनिटी की समस्या, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एकता की समस्या। ओके। देन अनदर इज डेमोक्रेसी, इसको हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र को स्थापित करने की समस्या। ओके। कि डेमोक्रेसी कैसे स्टैब्लिश की जा सके, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे सामने एक चैलेंज था। देन थर्ड जो चैलेंज था, वो हमारे सामने डेवलपमेंट का इशू था। डेवलपमेंट के इशू की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं देश के अंदर उस टाइम जो इकोनॉमिकली इंडिया की जो हालत थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। चलिए एक एक करके इनको हम लेके चलते हैं और डिस्कस करते हैं अपने तीनों चैलेंजेस कि किस किस तरीके से हमारे देश के अंदर तीनों चैलेंजेस हमने फेस करे। तो फर्स्ट जो चैलेंज है वो है यूनिटी की समस्या। तो यूनिटी की समस्या को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज विविधता, इसको हिंदी में विविधता बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। ओके। सो आप बेसिक लोगों को पता होगा, ये ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। विविधता इंडिया में बहुत सारी देखने को मिलती है। विविधता का मतलब मेरा ये है कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन रहते हैं। लैंग्वेज बहुत सारी इंडिया में बोली जाती है, फॉर एग्जांपल हिंदी है, ठीक है, बिहारी लैंग्वेज लोग बोलते हैं, ठीक है, कन्नड़ लोग बोलते हैं, तेलुगु लोग बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज इश्यूज भी इंडिया में देखने को मिलता है। कास्टिज्म इंडिया में बहुत सारा है, ठीक है, कोई चड्ढा है, कोई वर्मा है, कोई शर्मा है, कोई मतलब अलग अलग डिवीजन हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इन सब में यूनिटी स्टैब्लिश करना एक कहीं ना कहीं चैलेंज हमें देख, ये चैलेंज तो रहता ही रहता है। तो उस टाइम 1947 का इंडिया, उस टाइम उन सबको यूनाइट करना तो एक कहीं ना कहीं एक मेजर चैलेंज हमारे सामने था। ठीक है। जो दूसरी समस्या थी बच्चों, वो थी प्रिंसली स्टेट की समस्या। प्रिंसली स्टेट को मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो उसको बोलते हैं राजा रजवाड़े। ओके। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नहीं पता होगी शायद, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ इंडिया उस टाइम दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक इंडिया वो जो ब्रिटिश गवर्न कर रहे थे, या ब्रिटिश जिसको रूल कर रहे थे। जो आप यहाँ पे ये येलो पोर्शन देख रहे हो इस मैप के अंदर, फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा हो गया आपका, ये सिंध वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, ये आपका बेसिकली सेंट्रल प्रोविंस हो गया, ये उत्तर प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, ये सब ब्रिटिशर्स ओन करते थे, ठीक है। एंड देन जो पिंक वाला पार्ट आप देख रहे हो गाइस, ये स्टूडेंट जो देख रहे हो, ये हैदराबाद हो गया, ये मैसूर हो गया, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर हो गया। ये ऐसी टेरिटरी जहाँ पे राजा रजवाड़ों का रूल था। ओके। और देन ब्रिटिशर्स बड़े चालाक थे। जब वो भारत से गए तो उन्होंने बोला कि इन रजवाड़ों को बोला कि आपके पास ये अधिकार है कि या तो आप भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या आज़ाद हो। गाइस एक चीज आप जान के हैरान होंगे कि जो राजा रजवाड़े थे, ये जो प्रिंसली स्टेट थे, इनका नंबर काफी हाई था, लगभग 565। 565 प्रिंसली स्टेट थे जिनको भारत में यूनाइट करना था। ओके। भारत को एक करना था। अगर सोचो ये 565 रजवाड़े भारत में शामिल नहीं होते तो आज का भारत हमारा ऐसा होता। ओके। तो इनको इस चैलेंज को हमने कैसे सोल्व करा उसको हम देखेंगे। पहले जस्ट हम पहले चैलेंजेस देख लेते हैं, देन उसके बाद हम के सॉल्यूशन को भी देखेंगे। ओके। देन अगला जो चैलेंज था वो था डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना। रही बात डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र स्थापित करना कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग था। कैसे चैलेंजिंग था, देखो 1947 में जो केवल बड़े देश थे, बड़े देश से इन द सेंस मेरा कहने का मतलब जो इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज थी, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, केवल इन्हीं कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो पाई थी।
इंडिया जैसी कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो पाना काफी मुश्किल था। यहाँ तक कि बहुत सी कंट्रियां तो कह रही थी कि ये सब दिखावा है, देन कुछ ही दिनों में यहाँ की जो गवर्नमेंट है कोलैप्स हो जाएगी। और सबसे बड़ी एक समस्या मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए, वो थी एजुकेशन। एजुकेशन जो लेवल था इंडिया का, एजुकेशन लेवल जो इंडिया का था वो बहुत ही ज्यादा लो था। ठीक है, केवल 17% जो लोग थे वो लिटरेसी रेट के अंदर आते थे, मतलब साक्षर थे 17% लोग। सोचो, जब 17% लोग साक्षर है, पढ़े लिखे, मतलब जिनको शब्दों का ज्ञान है, तो उनको क्या ही डेमोक्रेसी के बारे में पता होगा। अब उनमें और बेसिकली आप जानते ही हैं, हमारा जो भारत है वो आ, उनमें बेसिकली ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं। तो उस टाइम भी ज़्यादातर लोग गांव में ही रहते थे। देन इसी रीजन से लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। और आप जानते ही हो भारत की सबसे बड़ी पहचान क्या है, कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ओके, तो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब चलते हैं तीसरे चैलेंज की तरफ अपने, जिसका नाम है डेवलपमेंट, विकास। अब विकास की समस्या हमें ऐसे देखने को मिली कि उस टाइम हम देखते हैं इंडिया में एक तो पॉवर्टी हाई है, सेकंड हम देखते हैं बेरोजगारी। ओके, पॉवर्टी को बोलते हैं गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी बहुत ज्यादा देश के अंदर थी। ठीक है, महंगाई बहुत ज्यादा थी उस टाइम देश के अंदर। आपको पता ही है, भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे, और ब्रिटिशर्स ने क्या करा, भारत का एक्सप्लोइटेशन करा, शोषण करा, और जितने भी यहाँ की इकोनॉमिकल वेल्थ है वो सब अपने साथ लेके चले गए थे। ओके, तो डेवलपमेंट की समस्या भी कहीं ना कहीं चैलेंज था हमारे लिए। ठीक है, तो इन्हीं इन्हीं थ्री यही थ्री चैलेंज होते हैं, कहीं ना कहीं हमें फेस करने पड़े स्टार्टिंग के एरा में। ओके, अब इनसे हमने कैसे निपटारा किया, आइए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने इन तीन चैलेंजेस को खत्म करा। मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ, ठीक है, देन फिर हम इसको डिस्कस करते हैं किस तरीके से हमने चैलेंज करा। लो, ये इरेज हो गया। अब बात करते हैं यूनिटी की समस्या। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया, यूनिटी की समस्या में क्या था कि बहुत सारे लैंग्वेज बैरियर था, बहुत सारे कास्ट का, बहुत सारे रिलीजन के लोग थे। तो हमारी सरकार ने क्या करा, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जब भारत का संविधान बनाया गया, तो सभी को एक अधिकार दिया गया, राइट टू इक्वालिटी। तो ये आपको पता होनी चाहिए, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 हमारे संविधान का लोगों को समानता का अधिकार देता है, लोगों को इक्वलिटी का अधिकार देता है। जब सभी इक्वल है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा ही नहीं। अब बहुत से लोग बोल सकते हैं, बहुत से बच्चे बोल सकते हैं रिजर्वेशन कहीं ना कहीं दिया गया, तो वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग इश्यू है, उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा वो वीडियो देख सकता है 11th क्लास की, देन उसमें हम देखेंगे किस तरीके से रिजर्वेशन और इक्वालिटी में डिफरेंस है। तो यूनिटी की समस्या को खत्म करने के लिए हमने क्या करा, सबको इक्वल अधिकार दे दिए। कोई राजा का बेटा नहीं है, कोई रानी का बेटा नहीं है, सब इक्वल है, सब एक मतलब इंडिया के नागरिक सिटीजन है। सेकंड मैंने बताई थी यूनिटी की समस्या में प्रिंसली स्टेट की समस्या। किसकी समस्या, प्रिंसली स्टेट की। तो 565 रजवाड़ों में से जो आपको तीन मेन ध्यान रखने हैं, ठीक है, तीन ध्यान रखने हैं। पहला है जम्मू कश्मीर की समस्या, अगला है हैदराबाद की समस्या, और ये आपका मणिपुर की समस्या। थोड़ा जूनागढ़ के बारे में बताऊंगा, जूनागढ़ थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा सा मैं। ओके, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपका है इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको बताऊंगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो 565 में से कितने प्रिंसेस स्टेट थे, ये भी गाइस आपको ध्यान रखना। 565 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर। ओके, तो 565 रजवाड़े में से ये जो मेन तीन थे, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और मणिपुर, ये तीनों प्रिंसेस स्टेट ऐसे थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। ओके, जो मैंने लास्ट में टिक लगाया है, ये जो रजवाड़ा है गाइस, ये क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ सकता है कि कौन सा प्रिंसली स्टेट था जिसने सबसे पहले अनाउंस करा वो भारत में शामिल नहीं होगा, तो त्रवणकोर। तो त्रवणकोर कौन सा है, ये त्रवणकोर है। ठीक है, इसने बोला, अनाउंस करा कि मुझे भारत में शामिल नहीं होना है। उसके बाद देन फिर हैदराबाद ने मना कर दिया, तो धीरे धीरे सभी जो प्रिंसली स्टेट थे वो अलग हो रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो देन प्रिंसली स्टेट 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं। ओके, और इन सबको भारत में यूनाइट करने में एक व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल था, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि वो वाज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो आपको ध्यान रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो प्रिंसेस स्टेट की समस्या को सॉल्व किसने करा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यूनिटी की समस्या क्या थी मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। यूनिटी की समस्या क्या थी, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज,
कास्ट रिलीजन के लोग रहते थे, उन सबको यूनाइट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या करा, संविधान निर्माताओं ने क्या करा, सभी को इक्वलिटी का अधिकार दिया। अब प्रिंसली स्टेट को कैसे भारत में शामिल किया गया, जो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर, इनकी कहानी हम अलग से वैसे डिस्कस करेंगे क्योंकि एक अलग टॉपिक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन और इसमें रोल किसका सबसे बड़ा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्लीज मेक श्योर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम में डायरेक्टली 6 नंबर का क्वेश्चन इससे आपका आता ही आता, सीबीएसई में। ओके, अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की जो चैलेंज था, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की चैलेंज को हमने सॉल्व करने के लिए इंडिया में एस्टेब्लिश किया हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई इसको हम बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया ने क्या करा, इंडिया में इलेक्शंस करवाए एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए ताकि इंडिया में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया जा सके। इवन मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों को मतलब डेमोक्रेसी के बारे में पता नहीं था उनको तक अवेयर किया गया। ओके, जैसे सिनेमा घर होते हैं वहां पे तक लोगों को ले जाया गया, देन डेमोक्रेसी के बारे में लोगों को बताया कि डेमोक्रेसी क्या चीज है। एक एक व्यक्ति को केवल एक वोट दिया गया, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, और हिंदी में इसको बोला जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब जो भी वयस्क है उन सभी को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। हाँ, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होगी। 1989 से पहले जो एज थी वोट डालने की वो 21 हुआ करती थी, बट 1989 के बाद ये एज जो है अब 18 हो चुकी है, ये बात आप ध्यान रखना। ओके, राजीव गांधी जी ने इसको 21 से कम करके 18 कर दिया था। ओके, तो डेमोक्रेसी की समस्या को हमने कैसे सोल्व करा, इंडिया में इलेक्शन करवाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, जिससे डेमोक्रेसी की समस्या को सोल्व किया गया, ठीक है। अब रही बात डेवलपमेंट की समस्या, तो डेवलपमेंट की समस्या को हमने सॉल्व इस तरीके से किया कि देश के अंदर हमने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए। ओके, जैसे कि बहुत सारे डैम बनाए गए। आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहला डैम कौन सा जो आज़ाद भारत में चला बनाया गया, तो भाखड़ा नागल डैम। आप ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल, दो डैम है बेसिकली, भाखड़ा और नागल, वो बनाए गए। और उसके बाद बहुत सी आईआईटीज खोली गई ताकि डेवलपमेंट को काफ़ी तेज किया जा सके। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, डेवलपमेंट के दो मॉडल थे उस टाइम, ये आप भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैसे इसको हम डिस्कस करेंगे सेकंड बुक जब स्टार्ट करेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या है कैपिटलिज्म और क्या है कम्युनिज्म। ओके, कैपिटलिज्म को मैं यहाँ बात करूँ तो इसको हम बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजीवाद, ठीक है। कैपिटलिज्म को पूंजीवाद कहा जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और अगर हम बात करें कम्युनिज्म की, इसको हिंदी में साम्यवाद बोला जाता है। तो इंडिया के सामने चैलेंज था कि वो कैपिटलिज्म को चुने कि कम्युनिज्म को चुने, और इंडिया दोनों को ही नहीं चुनना चाहता क्योंकि दोनों के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप में कमी है। इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म क्या है, देन उसमें हम अच्छे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें चल रही है, क्योंकि कोल्ड वॉर इसी के बीच में लड़ा जा रहा था, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में। तो इंडिया ने इन दोनों ही आइडिया क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और अपनी ही एक अलग पॉलिसी अपनाई जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि इंडिया ने कौन सा मॉडल अपनाया डेवलपमेंट करने के लिए, तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे कुछ पार्ट कैपिटलिज्म का लिया गया और कुछ पार्ट कम्युनिज्म का लिया गया। तो ये क्वेश्चन गाइस 6 मार्क्स का है, और ये क्वेश्चन डिजर्व भी करता है 6 मार्क्स से, क्योंकि इसमें काफी कंटेंट है और बहुत से लोग इस क्वेश्चन को करके, और ये आप जरूर इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 3 चैलेंजेस हमने आज डिस्कस करे। आगे जो टॉपिक रह गए हैं, ओके, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंडिया में अभी हमारा काफी टॉपिक है, जैसे टू नेशन थ्योरी क्या है, इनको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चलिए टू नेशन थ्योरी को डिस्कस करते हैं कि टू नेशन थ्योरी क्या है। इस मैप को ध्यान से देखिए, इस मैप में आप देखिए मोस्टली आपको मेन जो आपको फोकस करना है वो दो पार्ट पे फोकस करना है, एक ये वाला पार्ट और एक आपका ये वाला पार्ट। ओके, अंडरस्टैंड। तो बेसिकली टू नेशन थ्योरी के अंदर जो इसमें मेन जो बात कही गई वो ये बोला गया कि इंडिया में मेनली दो कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं। फर्स्ट जो है वो है मुस्लिम्स, और जो अगली कम्युनिटी है वो है हिंदू। ओके, तो बेसिकली
मुस्लिम लीग के अनुसार भारत में दो कम्युनिटी ज़्यादा संख्या में है, एक मुस्लिम और एक हिंदू। तो मुस्लिम लीग थी उसके जो मेन लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940s के बाद 1940 के दशक के बाद यह बोलना शुरू कर दिया कि जो मुस्लिम हैं वो आज़ादी के बाद भारत में सिक्योर नहीं रहेंगे, क्योंकि भारत में जो हिंदू है वो मेजोरिटी में है। ओके, तो यहाँ पे दो वर्ड है, दो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक वर्ड होता है आपका माइनॉरिटी, एक वर्ड है आपका मेजोरिटी। माइनॉरिटी का मतलब होता है संख्या में कम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अल्पसंख्यक। ओके, मेजोरिटी मतलब होता है संख्या में ज्यादा। तो आज आप देख सकते हो इंडिया में जो हिंदू है वो मेजोरिटी में है और मुस्लिम क्या है, माइनॉरिटी में है। तो सेम जो प्रॉब्लम थी वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ थी। मोहम्मद अली जिन्ना को ये लग रहा था कि जो मुस्लिम है वो भारत में सिक्योर नहीं रहेंगे, आज़ादी के बाद जो मुस्लिम है उनके पास पावर नहीं रहेगी, उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं रह पाएगी, राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुस्लिमों के लिए एक अलग नेशन की डिमांड को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसको नाम दिया गया टू नेशन थ्योरी। तो गाइस एक बार मैं दोबारा क्लियर कर दूं, टू नेशन थ्योरी का मतलब होता है जहाँ पे ये बात बोली गई, जहाँ पे हिंदू रहेंगे उसे इंडिया बोला जाएगा और जहाँ मुस्लिम रहेंगे उसे पाकिस्तान बोला जाएगा। इसे ही टू नेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से दो देश बनाए गए। ये आप जो पोर्शन देख रहे हो इसे इंडिया बोला गया, और जो ये ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है दोनों साइड, इसको पाकिस्तान बोला गया। ठीक है, इसको बेसिकली वेस्ट पाकिस्तान बोला गया, क्योंकि वेस्ट साइड है इसे वेस्ट पाकिस्तान, और ये ईस्ट साइड है तो इसे ईस्ट पाकिस्तान बोला गया। ओके, ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछ सकता है। लेकिन अगर आज आप मैप देखो तो रिसेंटली क्या है कि इस ईस्ट पोर्शन को, जिसको हम पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, इसको आज हम क्या बोलते हैं, बांग्लादेश बोलते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश इसे क्यों बोलते हैं, तो इसके पीछे जो रीजन है वो है 1971 का वॉर। अभी 1971 का वॉर क्या है, इसको हम अच्छे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको बाद में बांग्लादेश डिक्लेयर किया गया। शेख मुजीबुर रहमान कौन थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था ईस्ट पाकिस्तान को बेसिकली बांग्लादेश बनाने में। ओके, तो ये अब ध्यान रखना, टू नेशन थ्योरी मतलब भारत के अंदर दो कम्युनिटी मेन है, एक हिंदू और एक मुस्लिम। जो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट नेशन की डिमांड करना जिसे पाकिस्तान बोला गया, और हिंदुओं के लिए सेपरेट नेशन की डिमांड करना उसको हिंदुस्तान या भारत या इंडिया बोला गया। तो इस तरीके से भारत के दो हिस्से कर दिए गए। ठीक है, और ये जो पिंक पोर्शन आपको दिख रहा है, जैसे आप ये देख सकते हो जम्मू कश्मीर का, हैदराबाद का। ओके, तो इनको ये अभी तक भारत में शामिल नहीं हुए, बट बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे किस तरीके से हैदराबाद भारत में शामिल हुआ, इसको भारत में किस तरीके से भारत में मिलाया गया। और एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मणिपुर का, मणिपुर को किस तरीके से भारत में मिलाया गया। तो ये दोनों हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हम देखेंगे पार्टीशन किस तरीके से भारत का, उसके परिणाम क्या रहे और क्या क्या उसमें चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं, जो टॉपिक जिसका नाम है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विभाजन के परिणाम। ओके, पहला जो चैलेंज है वो है रेफ्यूजिस प्रॉब्लम, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं शरणार्थी की समस्या। देखो, जब पार्टीशन हुआ तो लोगों को क्लियर नहीं था कि वो है कहाँ पे, क्योंकि एकदम ही पार्टीशन हो गया, एक बहुत तुरंत ही पार्टीशन कर दिया गया। ठीक है, तो जो रेफ्यूजिस की प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी, क्योंकि बहुत से हिंदू जो वेस्ट पाकिस्तान में थे, ठीक है, बहुत से हिंदू जो वेस्ट पाकिस्तान में थे, उनको अपना घर बार छोड़कर कहाँ आना था, इंडिया की तरफ आना था, क्योंकि यही बोला गया था जो हिंदू है वो इंडिया में रहेंगे और जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान में रहेंगे। बट बाद में हुआ क्या कि जो पाकिस्तान है, जैसे वेस्ट पाकिस्तान है, जो आप ये देख सकते हो, वेस्ट पाकिस्तान जो है बेसिकली यहाँ पे बहुत से हिंदू थे, ठीक है, जिन पर अटैक करना शुरू कर दिया, किसके द्वारा, मुस्लिम लोगों के द्वारा। ठीक है, दो वर्ड है, मैं आपको इन दो वर्ड के बारे में पहले समझा देता हूँ, तभी आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, एक वर्ड है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब होता है जो संख्या में कम होते हैं। ठीक है, जैसे आप इंडिया में देखो तो इंडिया में हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में है, जबकि मुस्लिम क्या है, माइनॉरिटी में है, उनकी संख्या कम है। ठीक है, और अगला वर्ड है मेजॉरिटी।
ओके, तो ये दो वर्ड आप ध्यान रखना, एक है माइनॉरिटी, एक है मेजॉरिटी। तो अगर मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो भारत में हिंदू क्या थे, मेजॉरिटी थे, और मुस्लिम क्या थे, माइनॉरिटी थे। तो इस रीज़न से जो आप ये रीजन देख रहे हो, बेसिकली ये पंजाब का रीजन है। इस रीजन में जो मुस्लिम थे, जो भारत की साइड जो ये रीजन आप देख रहे हो, यहाँ पे जो मुस्लिम थे उनको इस जगह से बेसिकली पाकिस्तान जाना पड़ा, और जो ये पाकिस्तान का एरिया है यहाँ से बहुत सारे मुस्लिमों को भारत आना पड़ा, ठीक है, क्योंकि उन पर अटैक होने शुरू हो गए थे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा समस्या पैदा हो गई थी जिसको हम बोलते हैं रेफ्यूजीज प्रॉब्लम। अब इस ट्रेन में देखिए, इस फोटो को, इस इमेज को देखिए, इस इमेज में किस तरीके से लोग एक ट्रेन में भर भर के आ रहे हैं और देन ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत सी मूवीज़ देखी होगी, सबसे बढ़िया मूवी मुझे लगती है जो पार्टीशन को समझने के लिए है वो है भाग मिल्खा भाग। उसमें दिखाया गया किस तरीके से वो छोटा सा बच्चा अपना बेसिकली घर बार छोड़कर भारत की तरफ माइग्रेट कर जाता है। ऐसे ही हज़ारों मिल्खा सिंह थे जो अपने देश को अपने ज़मीन को छोड़कर दूसरे देश में आने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि उनके ऊपर अटैक्स होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस ट्रेन में आप देख सकते हो कि लोग ट्रेनों के अंदर किस तरीके से घुस रहे हैं, ट्रेनों की छतों पे आके अपनी जान जोखिम में डालकर किसी भी तरीके से वो अपने देश जाने के लिए उतारू है। अपने देश इन द सेंस कहने का मतलब, अगर वो हिंदू है तो बेसिकली वो भारत की तरफ माइग्रेट करेगा, और अगर वो मुस्लिम है तो पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट करेगा। तो रेफ्यूजीज प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी समस्या थी। बहुत से लोग अपना घर बार छोड़कर, अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर जो है अपने देश की तरफ जाने लगे। अपने देश का मतलब समझ गए, मतलब जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान की तरफ और जो हिंदू है वो भारत की तरफ आने लग गए। और आपको पता ही है जब वो भारत आए तो उनको ऐसा थोड़ी ना है कि जो ज़मीन उन्होंने छोड़ दी उसमें उतनी ज़मीन उनको दे दी गई, नहीं, उनको लगभग अपने बहुत से साल उनको कैंप में बिताने पड़े, जिसको हम बोलते हैं रेफ्यूजीज कैंप या शरणार्थी शिविर इनको बोलते हैं। और वहाँ का जीवन और ही ज़्यादा मतलब बहुत बुरा था, उनकी कंडीशन जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो रेफ्यूजीज प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी समस्या थी और लोगों ने काफ़ी फेस इस प्रॉब्लम को करा था, ओके। देन सेकंड जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिली पार्टीशन के साथ, परिणाम क्या रहा, कॉम्युनल राइट्स। कॉम्युनल राइट्स, बहुत से लोगों को ये बात पता होगी, पंजाब रीजन में बहुत से कॉम्युनल राइट्स हुए थे, लेकिन बहुत से लोग इस बात से वाकिफ़ नहीं होंगे कि ये जो रीजन है बांग्लादेश का, इस जगह भी कॉम्युनल राइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। एक डिस्ट्रिक्ट है नोयाखली डिस्ट्रिक्ट, आज ये बांग्लादेश में बढ़ता है। यहाँ पे हज़ारों जो हिंदू थे उन पर अटैक किया गया। बेसिकली कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि पूरे भारत में कॉम्युनल राइट्स बढ़ चुके थे। बेसिकली जो मेन सेंटर था कॉम्युनल राइट्स का वो आपका पंजाब था, ये पंजाब रीजन, यहाँ पे भारत का पंजाब रीजन पड़ता है, बेसिकली ये रीजन पंजाब रीजन, यहाँ पे बेसिकली कॉम्युनल राइट्स बढ़े। और सेकंड ये बांग्ला, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो यहाँ पे बेसिकली कॉम्युनल राइट्स होते हैं। पश्चिम यहाँ पे खासकर कलकत्ता में यहाँ पे बहुत सारे कॉम्युनल राइट्स देखने को मिले। और एक डेट और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स का आ सकता है, 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसको हम डायरेक्ट एक्शन डे भी बोलते हैं क्योंकि इस दिन आज़ादी से 1 साल पहले की ही बात है। इसी दिन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने क्या बोला, करो या मरो, आपको किसी भी केस में पाकिस्तान की डिमांड करनी है। और 1 साल तक पूरे भारत में दंगे होते रहे और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इन्हीं दंगों की वजह से पार्टीशन को एक्सेप्ट करना पड़ा। अगर पार्टीशन एक्सेप्ट नहीं करते दैन बहुत से लोग और भी खामखा मारे जाते, ठीक है। तो सेकंड जो कॉन्सिक्वेंसेस रहा पार्टीशन का वो था कॉम्युनल राइट्स, ठीक है। कॉम्युनल राइट्स आप ध्यान रखना, इसको धार्मिक दंगे भी हम कहते हैं, ठीक है। धार्मिक दंगों में बेसिकली हिंदू मुस्लिम लोग जो है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को भी मिलते हैं, ठीक है। थर्ड जो प्रॉब्लम थी वो थी अटैक ऑन माइनॉरिटी। मैंने अभी आपको समझाया कि माइनॉरिटी क्या होते हैं, मेजॉरिटी क्या होते हैं। एक बार और देख लो, माइनॉरिटी मतलब जो संख्या में कम, मेजॉरिटी मतलब जो संख्या में ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ इस वाइट भारत इंडिया वाले पोर्शन की तो यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी थे, ओके। और अगर मैं बात करूँ इस ग्रीन पार्ट की तो यहाँ पे माइनॉरिटी कौन है, यहाँ माइनॉरिटी हिंदू है, ओके। तो ये आप बात ध्यान रखना। तो इंडिया में मुस्लिम पे अटैक होना शुरू होता है और पाकिस्तान में हिंदुओं पे अटैक होना शुरू होता है और ये अटैक बहुत ही बुरे थे। काफ़ी सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और बहुत से लोग इस इंसिडेंट में मारे गए और बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं चला, ओके। तो माइनॉरिटीज़ पर सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिली और इसी दिन से माइनॉरिटीज़ ने क्या डिसाइड करा कि वो
पलायन करेंगे, वो माइग्रेट करेंगे अपने देश की तरफ। ओके, तो 3 प्रॉब्लम्स ध्यान रखना। फर्स्ट, रेफ्यूजिस प्रॉब्लम, ओके, रेफ्यूजिस प्रॉब्लम, कम्युनल राइट्स एंड अटैक ऑन माइनॉरिटीज़। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन वैसे 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है, और अगर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के अंदर ये क्वेश्चन सेपरेटली 14 चैप्टर के अंदर ये आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से डिस्कस करिए, क्योंकि ये आपके दोनों जगह पे आपका यूज़फुल है, और आप दोनों जगह सेम पॉइंट लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, मार्क्स जरूर मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो हम 3 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। आइए 4th पॉइंट डिस्कस करते हैं, एट्रोसिटी विद वुमेन। जो वुमेन्स थी, देखो जो भी समस्या आती है, जो भी वायलेंस होता है, सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी या अत्याचार इसके ऊपर होते हैं वुमेन्स ही होती है बेसिकली। चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो, दोनों ही जगह वुमेन्स पे अटैक किया गया। ओके, जैसे आपने मूवीज़ देखी होगी, बहुत सी मूवीज़ में दिखाया गया किस तरीके से वुमेन्स के साथ एट्रोसिटी हुई। ठीक है, उनका ज़बरदस्ती उनका धर्म बदला लिया गया। ओके, बहुत से परिवार तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी वुमेन्स को खुद ही मार दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये दूसरा मतलब कि जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कोई हिंदू परिवार है जो पाकिस्तान में रहता था, पहले तो इंडिया ही था, मान लो वो यहाँ पे रहता था पाकिस्तान में, तो उसने क्या करा, अपनी बहू बेटियों को खुद ही मार दिया, क्योंकि अगर वो मुस्लिम के हाथों में आ जाता तो मुस्लिम हो सकता है उसका धर्म परिवर्तन कर देता, हो सकता है ज़बरदस्ती शादी कर देता। ठीक है, तो बहुत से केसेस ऐसे देखने को मिले, और बहुत सी महिलाओं के इसमें जीवन बर्बाद भी हो गए। बहुत सी महिलाएं खुद ही मर गई। देन बहुत सी महिलाओं को जबरन उठा लिया गया, उनकी शादी करवा दी गई, धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। तो वुमेन्स के ऊपर एट्रोसिटी काफ़ी ज़्यादा हमें पार्टीशन के दौरान देखने को मिलती है, और जो कि बहुत ज़्यादा शर्मसार था, और जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में ही अनह्यूमन था, एक अमानवीय घटना हमें देखने को मिलती है। तो ये 4 पॉइंट थे। 5th पॉइंट हमें देखने को मिलता है इकोनॉमिकल लॉस। जब दंगे होंगे तो इस जाहिर सी बात है इकोनॉमिकल लॉस तो होगा ही होगा। ठीक है, जब दंगे हुए तो बहुत से पब्लिक प्रॉपर्टी जला दी गई। ठीक है, और बहुत से लोग जब अपनी ज़मीनें छोड़ के आए तो देन उनको ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक लॉस तो हुआ ही हुआ था। ओके, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहले पूरा भारत एक था, लेकिन आपने एक दिन डिसाइड करा 15 अगस्त आपने बोल दिया कि 15 अगस्त के बाद ये जो है दूसरा मुल्क है। तो बेसिकली उनको जो है बहुत से लोगों को अपनी ज़मीन से प्यार था, कुछ लोग ज़मीन नहीं छोड़ के आए, कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए उनको अपनी ज़मीन छोड़नी ही पड़ी। तो इकोनॉमिकल लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ। इसको अब मापा नहीं गया अभी तक, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस दोनों तरफ से हुआ, चाहे वो इंडिया की तरफ हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों की तरफ से इकोनॉमिकल लॉस काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है माइग्रेशन। माइग्रेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन माइग्रेशन फिर भी एक अलग से आप पॉइंट लिखिए। माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़ के चले जाते हैं, देन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान वो जाने लग गए थे। ठीक है, और माइग्रेशन क्यों हो रहा था मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि 2 नेशन थ्योरी के तहत ये बोल दिया गया था कि जो हिंदू है वो भारत में रहेगा और जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान में रहेगा। इसलिए जब माइग्रेशन हो रहा था, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, तो उसी दौरान हज़ारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और बहुत से लोग मारे गए। ठीक है, तो गाइज ये 6 कॉन्सिक्वेंसेस थे पार्टीशन के, ये आप ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ऐसे भी आपका आ जाता तो आप इसको आराम से लिख सकते हो। एक चीज़ और ध्यान रखना, इन सब 6 के 6 पॉइंट को याद करना इतना मुश्किल नहीं है। आप जस्ट इमेजिन करिए, आप पार्टीशन के दौरान अपने आप को रख के देखिए, तो आपको वैसे ही सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। इसमें इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, और ये आपके दोनों जगह काम आएगा, हिस्ट्री में भी काम आएगा और पॉलिटिकल में भी काम आएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। ओके, ये मैप आप देख सकते हो, इसमें 2 पोर्शन आप देख रहे हो, एक ब्लू है और एक येलो पोर्शन है। ओके, जो ब्लू पोर्शन है बेसिकली ये वो ज़मीन है जहाँ पे राजा रजवाड़ों का रूल था। राजा रजवाड़े का मेरा मतलब प्रिंसली स्टेट का रूल था। ओके, तो बेसिकली यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, इसमें इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिफिकेशन मतलब एकता, मतलब भारत को हमने एक कैसे करा। जो ये भारत देख रहे हो, ये 1947 का भारत है, ये 1947 का भारत है। इस दौरान आप देख सकते हो कि भारत किस तरीके से टूटा हुआ है। ओके, यहाँ पे कुछ ब्लू पार्ट है, कुछ येलो पार्ट है, तो इन सब को हमने किस तरीके से यूनिफिकेशन करा इनका, तो ये इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।
ओके, तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जैसे बताया था कि भारत में कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, तो आप ध्यान रखना 565 प्रिंसली स्टेट थे, जिसमें से कि आपको मेनली 3 आपको ध्यान रखने हैं। ओके, ये 3 आप ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आप यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मणिपुर आपको ध्यान रखना है, और ये हैदराबाद। ठीक है, ये 3 प्रिंसली स्टेट के रजवाड़े आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इन्हीं तीनों से पूछा जाता है और कहीं से क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मैं त्रावणकोर के बारे में दूंगा, त्रावणकोर क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एक जूनागढ़ के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से जूनागढ़ भारत में शामिल हुआ। ठीक है, वैसे बहुत बड़ी रियासतें थी। ठीक है, अब मैं आपको एक पॉलिसी बता देता हूँ ब्रिटिशर्स की। देखो, ब्रिटिशर्स ने भले ही भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करा, लेकिन अगर भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, ये आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की इमेज देख सकते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर ये भारत के अंदर नहीं होते तो भारत के लगभग 565 से ज़्यादा टुकड़े होते, 565 टुकड़े भारत के हो सकते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और पूरे भारत को यूनिफाइड कराया, यूनिफिकेशन करवाया। क्योंकि ब्रिटिशर्स जब भारत से गए तो उन्होंने ये बोल दिया था, जितने भी राजा रजवाड़े, उनको ये बोल दिया था कि भाई देखो, आपको 2 ऑप्शन देते हैं, या तो आप भारत में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। एक ऑप्शन ये था। सेकंड ऑप्शन ये था, या तो आप इंडिपेंडेंट रहो। इंडिपेंडेंट क्यों रहो? क्योंकि ब्रिटिशर्स का यहाँ पे डायरेक्टली रूल नहीं था, यहाँ रूल तो राजा रजवाड़े ही करते थे। अब बहुत से राजा रजवाड़े चाहते थे कि वो आज़ाद रहे, इंडिपेंडेंट रहे। क्यों? क्योंकि अगर वो भारत में शामिल होते हैं तो उनकी पावर ख़त्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि भारत में क्या है, डेमोक्रेसी रहेगी। और अगर वो आज़ाद रहते तो उनके पास क्या रहेगा, डिक्टेटरशिप रहेगी, तानाशाही रहेगी। इसलिए हर कोई राजा क्या चाहेगा कि वो आज़ाद रहे। लेकिन इन सबको भारत में मिलाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, और उसको किसने सॉल्व करके दिखाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे हैदराबाद का नेक्स्ट सेशन, कि किस तरीके से हैदराबाद को भारत में मर्ज किया गया। जो आप फोटो देख रहे हो, ये जो इंसान है, इसको बेसिकली आप ध्यान रखना, निज़ाम इसको बोला जाता था। तो इसे निज़ाम कहा जाता है। निज़ाम एक पोस्ट का नाम है। जैसे बेसिकली मैं आपको एक छोटी सा था, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में शायद 1 मार्क्स का पूछ सकता है कि जो हैदराबाद के अंदर राजा होते थे उनको निज़ाम कहते थे। ठीक है, वैसे इसका असली नाम बहुत बड़ा है, अगर आपको नोट करना नोट कर सकते हो, तो मीर उस्मान अली बहादुर। ठीक है, वैसे इतना रिलेवेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, बट जो मीर उस्मान अली बहादुर थे, ये 2nd प्रिंसली स्टेट थी जिसने ये बोला था कि मेरे को इंडिपेंडेंट रहना है। आप मुझे बताओ, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि भारत का पहला प्रिंसली स्टेट कौन सा है जिसने सबसे पहले अनाउंस करा था कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। आप मुझे बताएं कि ये कौन सा प्रिंसली स्टेट है जिसने सबसे पहले अनाउंस करा था कि वो आज़ाद रहना चाहता है। चलिए, तो निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम, जिसका नाम मीर उस्मान अली बहादुर है, इसने डिसाइड करा कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा, वो आज़ाद रहेगा, और वो भारत के अंदर शामिल नहीं होगा। निज़ाम के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ। निज़ाम एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था। इवन एशिया के अंदर सबसे अमीर व्यक्तियों में इसका नाम आता था। बहुत पैसा था, और जो इसकी प्रजा थी वो हिंदू थी, और जबकि निज़ाम क्या था, वो मुस्लिम था। लेकिन निज़ाम ने क्या डिसाइड करा कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा। लेकिन वही है कि जो लोग चाहते हैं, जहाँ जिसकी तरफ लोग होंगे वही फैसला होता है। तो बेसिकली जब निज़ाम ने डिक्लेयर करा कि वो आज़ाद रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, तो जो हैदराबाद के लोग थे, आप हैदराबाद को देखो, जो हैदराबाद था ये काफ़ी बड़ा रीजन है, ये काफ़ी बड़ा एरिया है। देखो, ये हैदराबाद काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी मतलब यहाँ पे जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो परेशान थी हैदराबाद के अत्याचारों से। जो हैदराबाद का निज़ाम था वो काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटी या अत्याचार अपने लोगों पे करता था। तो लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, निज़ाम के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, आंदोलन करने शुरू कर दिया, क्योंकि लोग चाहते थे कि उनको डेमोक्रेसी चाहिए। जबकि हैदराबाद का निज़ाम क्या सोच रहा है, वो चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, वो भारत में शामिल ना हो। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन, एक फैक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है जो निज़ाम से रिलेटेड आता है। तो पूछ सकता है निज़ाम की सेना का नाम क्या था, तो रज़ाकार। तो रज़ाकार बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो रज़ाकार जो थे वो निज़ाम की सेना का नाम था। और रज़ाकार
कुछ नहीं, जस्ट वो एक मिलिशिया थी जिसके पास हथियार थे, वेपन्स थे, ठीक है, एक आर्मी थी, एक तरीके से सेना थी, ठीक है। तो रज़ाकार काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते थे लोगों के ऊपर, ठीक है। तो जब हैदराबाद की प्रजा ने जब प्रोटेस्ट करा निज़ाम के ख़िलाफ़, ओके, तो रज़ाकार ने क्या करा, इन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया, इन लोगों को मारना शुरू कर दिया। और जैसे ही इसका पता सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा, भारतीय सरकार को लगा, तो भारतीय सरकार ने तुरंत ही अपनी सेना भेजी, कहाँ पे, हैदराबाद। और इस हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से सेना भेज दी गई। और इस तरह, और कुछ ही हफ्तों में, इवन 5 दिनों के अंदर ही हैदराबाद के जो रज़ाकार थे उन्हें हथियार ढालने पड़े और हैदराबाद भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। ओके, तो बेसिकली हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए मिलिट्री का सहारा लेना पड़ा, जिसको ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है मे बी, तो आप याद रख सकते हो ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मर्ज किया गया था, ये ध्यान रखना। और इसमें बेसिकली जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनकी काफ़ी तारीफ़ करनी पड़ेगी। इन्होंने काफ़ी टाइम रहते डिसीजन लिया और यहाँ मिलिट्री भेजकर हैदराबाद को भारत में शामिल करा, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड और एक आपको बता दूं, वैसे ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा बट फिर भी इम्पोर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपसे पूछ सकता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो दस्तावेज था जिस पर अगर राजा ने साइन कर दिया तो उसके बाद वो भारत में शामिल हो जाएगा। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन प्रिंसली स्टेट एंड भारत सरकार कि अगर प्रिंसली स्टेट ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया तो उसके बाद जो हैदराबाद, जो जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं उनको भारत में शामिल होना पड़ेगा। और ऐसे ही 1949, आप सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1949 को हैदराबाद ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करा था। मतलब भारत आज़ाद हो चुका था, उसके बाद भी कुछ प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जो भारत में शामिल नहीं हुए थे, उनमें से एक हैदराबाद भी था, आप ये ध्यान रख सकते हो। ओके, तो हैदराबाद की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया और हैदराबाद भारत का पार्ट बन गया। इससे रिलेटेड 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया है और ये एग्जाम इस चैप्टर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद या हैदराबाद का विलय कैसे हुआ, शॉर्ट में बताता हूँ कि जो हैदराबाद का निज़ाम था, ठीक है, ये निज़ाम एक पोस्ट का नाम है, ठीक है। जो निज़ाम था वो भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, वो उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करा, उसने आज़ाद घोषित करा अपने आप को, ठीक है। जो पहला प्रिंसली स्टेट इसने अपने आप को आज़ाद घोषित करा वो आप मुझे बताओ, ठीक है, क्योंकि मैं इसको बता चुका हूँ अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। फिर निज़ाम ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद वहाँ के जो लोग थे, हैदराबाद के जो लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया निज़ाम के ख़िलाफ़, क्योंकि वो डेमोक्रेसी चाहते थे, वो भारत में शामिल होना चाहते थे। इसी रीज़न से जो निज़ाम की सेना है, उसने जिस सेना का नाम क्या है, रज़ाकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। तो रज़ाकार जो थे, उन्होंने जो प्रोटेस्टर्स थे उन पर अटैक करना शुरू कर दिया, उन पर हमले करने शुरू कर दिए। जैसे ही निज़ाम की रज़ाकार ने लोगों पर हमला करना शुरू करा, तुरंत ही इंडियन आर्मी हैदराबाद की तरफ कूच कर देती है, एक तरीके से कूच कर देती है, अटैक कर देती है और हैदराबाद को कुछ ही चंद ही दिनों में हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया जाता है। बेसिकली ये फोटोग्राफ तब लिया गया था जब जो निज़ाम थे वो तैयार हो गए थे कि हाँ वो अब भारत में मिलने के लिए तैयार है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के आगे देखो हाथ जोड़ रहे हैं और बेसिकली इस तरीके से हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया और ये बहुत ही बड़ी विक्ट्री थी। ओके, चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, मणिपुर। मणिपुर वैसे इतना रेलेवेंट नहीं है बट लेकिन फिर भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। जो एनेक्सेशन ऑफ मणिपुर था, यहाँ पे कोई मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ, पहली बात तो आप ये ध्यान रखो। मणिपुर कहाँ है आपका, देखो मणिपुर यहाँ पड़ता है, ये मणिपुर है। ओके, मणिपुर की लोकेशन नॉर्थ ईस्ट में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है मणिपुर। ओके, तो मणिपुर, आप चलो एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, मणिपुर की कैपिटल क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मणिपुर की कैपिटल क्या है, ताकि आपकी थोड़ी जीके भी अच्छी रहे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके स्टेट की कैपिटल आपको कम से कम पता होनी चाहिए। चलिए, तो मणिपुर के अंदर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। ओके, देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है, ये कौन सी नई टर्म है आपके लिए। देखो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के अंदर क्या होता है, जहाँ पे राजा का शासन भी होता है और वहाँ पे कुछ बेसिकली संविधान भी होता है, लोगों के अधिकार भी होते हैं, थोड़ा लिबरल होता है, लेकिन वहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है, तानाशाही होती है, यहाँ पे राजा का रूल होता है और लेकिन वहाँ पे लोगों के अधिकार भी होते हैं। तो मणिपुर के राजा चाहते थे कि वो भारत में शामिल ना हो, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेटस रखे,
लेकिन जो मणिपुर के अंदर लोकल पार्टी थी, जैसे कि मेन पार्टी थी कांग्रेस, उन्होंने राजा पर मतलब एक प्रेशर बनाया, राजा को एक तरीके से मतलब एक तरीके से दबाव डाला राजा के ऊपर कि भाई आपको इलेक्शन कर लोगों से पूछना चाहिए, ठीक है, कि लोग किस तरफ जाना चाहते हैं, लोग डिक्टेटरशिप चुनेंगे या लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो जो मणिपुर के राजा थे बोध चंद्र सिंह थे, तो वो हिंदू रूलर, और देन प्रजा भी हिंदू, मोस्टली हिंदू ही थी। तो बोध चंद्र सिंह बोध चंद्र सिंह ने डिसाइड करा ठीक है हम यहाँ पे एक रेफरेंडम कराते हैं। रेफरेंडम एक तरीके से चुनाव ही हम कह सकते हैं, बट यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी को हम नहीं चुनते, जस्ट यहाँ पे रेफरेंडम में कुछ एक क्वेश्चन होता है, उसका सोल्यूशन मांगा जाता है। तो मणिपुर के अंदर रेफरेंडम कराया गया, एक तरीके से इलेक्शन कराया गया, लोगों से पूछा गया, ओके, लोगों से पूछा गया कि लोगों को भारत में रहना है कि मणिपुर को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस डिक्लेयर करना है। तो बेसिकली 99 मैं बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, 99% लोगों ने क्या डिसाइड करा कि वो भारत में शामिल होंगे, वो भारत का पार्ट बनेंगे। तो इस तरीके से जब 99% लोगों ने ही बोल दिया है कि वो भारत का पार्ट बनेंगे, तो राजा की क्या हिम्मत, राजा कुछ नहीं कर सकता। देन इस तरीके से मणिपुर को भी भारत में अनेक्स कर लिया गया। बट एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, एक फैक्ट बेसिकली बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत यहाँ पे सबसे पहले इलेक्शन हुए थे। मैंने आपको बताया था 1940 जब हमारा संविधान बना था, तो उस दौरान हमने जो एज थी वो कितनी रखी थी, 21। बट 1989 के बाद इस डेट को कम कर कितना कर दिया गया, 18। ये भी आप ध्यान रख सकते हो, इम्पोर्टेंट है। तो मणिपुर पहला स्टेट बना जहाँ पे हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का यूज़ किया और इसको भारत में शामिल किया। तो ये टॉपिक आप ध्यान रखना। तो हम अब तक अपना पहला टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, 3 चैलेंजेस, देन सेकंड टॉपिक 2 नेशन थ्योरी, थर्ड टॉपिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, एंड फोर्थ टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। तो 4 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है एसआरसी के ऊपर, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी लास्ट वीडियो में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से भारत में स्टेट बनाए गए और किस तरीके से भारत में एसआरसी का क्या रोल था। एसआरसी बोले तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। चलिए देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस थे जब भारत के अंदर स्टेट बनाए गए। तो बेसिकली आप यहाँ पे फोकस करिए, ये बेसिकली 1961 का मैप है। 1961 का मैप है। 1961 के मैप में आप देख सकते हो भारत आज के भारत की तरह थोड़ा बहुत लग रहा है। इसमें आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मतलब इस तरीके से स्टेट बन गया। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि हमारा भारत ऐसा नहीं था। भारत जो है बहुत से हिस्सों में डिवाइड हो रखा था। तो 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, बेसिकली लागू किया जाता है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भारत के अंदर जो स्टेट है उनको कैसे क्रिएट किया जाए, उनको कैसे बनाया जाए। ओके, तो यहाँ पे बहुत से सभी लोगों की अलग अलग रिकमेंडेशन थी, सभी लोगों के अपने अलग अलग आइडियाज़ थे। ओके, तो मेन जो फोकस रहा वो सोचा गया कि भाई भारत के अंदर जो स्टेट बिल्डिंग का काम है उसका क्या आधार होना चाहिए, उसका जो बेस होना चाहिए वो होना चाहिए लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस, कि हमें लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर भारत में स्टेट बनाए जाने चाहिए। बट चैलेंज ये नहीं है, चैलेंज ये है कि भारत में लैंग्वेज ही इतनी सारी है कि किस किस को स्टेट का दर्जा दिया जाए। ओके, मतलब किस किस को स्टेट बनाई जाए। मोर देन 100 लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग हमारे सामने प्रॉब्लम थी। ओके, तो देखिए 1950 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लिए काफ़ी मतलब एग्रेसिव थे। मतलब वो चाहते थे कि भारत के अंदर जो स्टेट है उनको बनाया जाए। तो सबसे पहले जो कमेटी बनाई गई वो थी JVP कमेटी। JVP कमेटी सेकंड कमेटी थी ये आप ध्यान रखना। जो फर्स्ट कमेटी थी वो थी धार कमेटी। ये आपके एग्जाम के लिए नहीं है, जस्ट मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से भारत में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, इससे पहले भी 2 कमीशन बन चुके थे जिनका मेन फोकस क्या था, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाना। ओके, तो SK धर नाम के एक जज थे,
उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपॉइंट करा। ओके, इनको बोला गया कि भाई आपको स्टेट बनाने हैं लैंग्वेज के बेसिस पर। तो एस.के. धर ने काफ़ी काम करा, काफ़ी रिसर्च करी और देन फाइनली उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला कि लिंग्विस्टिक बेस पर स्टेट बनाना इजी नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, काफ़ी चैलेंजिंग है, इस आइडिया को हमें अभी रिजेक्ट कर देना चाहिए। ओके, उसके बाद लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू पे काफ़ी प्रेशर था। इसी रीज़न से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद ही एक कमीशन बनाया जिसको नाम दिया गया JVP। JVP को याद करने का तरीका है J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टवी सीतारामैया। तो इन 3 लोगों की कमेटी बनाई गई और इन 3 लोगों का काम भी यही था कि किस तरीके से भारत में स्टेट बनाया जाए लिंग्विस्टिक बेसिस पर। बट इनकी रिपोर्ट में भी बोला गया कि ये काम इतना आसान नहीं है और इवन इन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि 10 साल तक हम इस प्रोसेस को अभी रोक देते हैं, अभी जो और चैलेंजेस हैं अभी उनको हम फेस आउट करते हैं। ओके, तो लेकिन भारत में स्टेट जो लैंग्विस्टिक बेस पर स्टेट बनाने की जो डिमांड थी, मतलब भाषा के आधार पर राज्य बनाने की जो डिमांड थी, वो निरंतर बढ़ती जा रही थी क्योंकि बहुत से जो राज्य के लोग थे इवन वो स्टेट की डिमांड कर रहे थे लैंग्वेज बेसिस पर। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ गुजरात का। गुजरात के अंदर जो लोग थे वो गुजराती स्पीकिंग लोग वो गुजरात चाहते थे, मराठी स्पीकिंग लोग महाराष्ट्र चाहते थे। ठीक है, जो टर्निंग पॉइंट रहा वो रहा मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। मद्रास प्रेसिडेंसी आज का आपका ये मैसूर रीजन, बेसिकली इसमें आंध्र प्रदेश भी आपका आता था, केरला भी आता था, ठीक है, मद्रास भी आता था। तो ये चारों रीजन मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आपके शामिल होते थे। तो इसी प्रेसिडेंसी में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्रीरामुलु पोट्टी, या पोट्टी श्रीरामुलु, कुछ भी बोलो, नाम एक ही है। ठीक है, या ध्यान रखना पोट्टी श्रीरामुलु। ओके, तो पोट्टी श्रीरामुलु पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि जो आंध्र प्रदेश है, ओके, आंध्र प्रदेश राज्य मिलना चाहिए किसको? तमिल भाषी लोगों के लिए। ध्यान से सुनो क्या बात बोली इन्होंने। तो श्रीरामुलु पोट्टी ने क्या बोला कि भाई जो भी तमिल लैंग्वेज, जो तमिल भाषी लोग हैं, जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, उनको कौन सा स्टेट मिलना चाहिए? आंध्र प्रदेश मिलना चाहिए। तो इन्होंने आंध्र प्रदेश की डिमांड के लिए अक्टूबर 1952 को हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी और मतलब इन्होंने आमरण भूख हड़ताल शुरू कर दी। इन्होंने बोला कि जब तक हमें स्टेट नहीं मिलेगा, आंध्र प्रदेश नहीं मिलेगा, तब तक मेरी भूख हड़ताल चलती रहेगी। और लगभग 56 दिन 56 डेज तक इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी और 56 डे बाद इनकी जो है डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके सपोर्टर्स ने, इनके समर्थकों ने काफ़ी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, काफ़ी वायलेंस होना शुरू हो गया। ओके, और फाइनली आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा स्टेट पहला स्टेट है जिसको लैंग्वेज के बेस पर बनाया गया, तो आपको लिखना है आंध्र प्रदेश। अब यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर तमिल लैंग्वेज क्यों? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो तमिल लैंग्वेज है मोस्टली मेनली कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। आप ये मत सोचना कि तमिल भाषा जो है तमिलनाडु में बोली जाएगी। तमिलनाडु में तेलुगु बोली जाती है, तो तेलुगु और तमिल दोनों अलग अलग लैंग्वेज है। तो आप ध्यान रखना, श्रीरामुलु पोट्टी ने या पोट्टी श्रीरामुलु ने, दोनों एक ही नाम है, इन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य की डिमांड करी। किसके लिए? फॉर तमिल स्पीकिंग लैंग्वेज, जो तमिल स्पीकिंग लोग थे, जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे। तो इस तरीके से 1952 में इन्होंने, इनका जो प्रोटेस्ट था, दिसंबर में बेसिकली इनकी डेथ हो जाती है। और जैसे इनकी डेथ हुई तो जवाहरलाल नेहरू ने पहला स्टेट बनाया आंध्र प्रदेश। उसके तुरंत बाद ही 1953 में एक कमेटी बनाई गई जिसको बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और ये इस कमेटी ने 3 साल तक काम करा, 1953 से लेकर 1956। ध्यान रखना, मैं एक बार लिख देता हूँ दोबारा से इसको, 53 से लेकर 1956। तो 1953 से लेकर 1956 तक SRC जो कमीशन था इसने काम करा। और इसका मेन टारगेट क्या था कि लैंग्वेज के बेसिस पर इंडिया के स्टेट डिवाइड करना। और इन्होंने काफ़ी काम करा। अच्छा, इसके लीडर काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है CBSE का ये। तो फजल अली, ही वॉज द लीडर ऑफ SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के जो लीडर थे वो फजल अली थे। इन्होंने बेसिकली इसको लीड करा और 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी। और इस रिपोर्ट के तहत भारत में 14 स्टेट बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए।
तो इस तरीके से भारत के अंदर भारत का जो नक्शा था वो आज के नक्शे से कुछ मिलता जुलता आप देख सकते हो। तो इस लेक्चर में आपको ध्यान रखना है एसआरसी के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का पूछा गया है लास्ट ईयर्स, ठीक है। लास्ट ईयर क्वेश्चन पर आप जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं उसमें बताऊंगा आपको कि किस तरीके से जो स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमीशन है वो एग्जाम में कितना फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का। ओके, तो इसलिए इस लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। बाकी इंक्वायरी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।